हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के टर्म्स पे देखा था। तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। और बाकी जितने भी वीडियोस है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी को मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियोस वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो जब हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम T2G ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल, वो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आपका एक क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी एक टर्म आता है, इसको हमें देखना जरूरी है। एक होता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एक है आपका क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी? इसकी डेफिनेशन लिखिए, हम CFAE कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी व्हेन द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस इज चेंज इनटू इंटरमीडिएट। जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जब वो आपका एक्वा सॉल्यूशन पे जा रहा है, तो जब आपकी रिएक्शन यहाँ पर अकर होगी, तो रिएक्शन आपकी दो मैकेनिज्म से अकर हो सकती है। ये हमने प्रीवियसली देखा था। एक तो आपकी एसोसिएटिव मैकेनिज्म हो सकती है, या तो आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो सकती है, जिसे हम SN1 SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो दो तरीके से आपके यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है एक्वा सॉल्यूशन पे, दो मैकेनिज्म आपकी फॉलो हो सकती है। तो ये जो आपका यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, जो आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, उनमें आपका बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है। तो जो आपका CFE है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका क्या है? ये आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस का रहेगा, वो आपका चेंज हो जाएगा इंटरमीडिएट के CFSE पे। जब आपकी रिएक्शन होगी तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो उन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस रहेगा वही आपका CFE ही होता है। तो CFAE मतलब क्या है? CFSE ऑफ इंटरमीडिएट, जो आपका रिएक्शन के समय इंटरमीडिएट बनेगा, माइनस CFSE ऑफ रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्ट कर रहा है, जो भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और वो जब आपका रिएक्ट करेगा तो आपका एक इंटरमीडिएट बीच में फॉर्म होगा मैकेनिज्म के टाइम पे। तो उन दोनों के बीच में जो CFSE का डिफरेंस होगा, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, या CFAE। अब लिखा है, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज नेगेटिव और जीरो या लो है। अगर आपका CFAE की जो वैल्यू आ रही है, इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर वो नेगेटिव में आपकी आती है, या ज़ीरो रहती है, या कम रहती है, नेगेटिव मतलब कम आपकी रहती है CFAE की वैल्यू, तो जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा उसको कम एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने के लिए। जब आपकी CFA की वैल्यू नेगेटिव रहेगी या ज़ीरो रहेगी, तो ऐसे केस में उस कॉम्प्लेक्स को लेस एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट होने के लिए। दैट मीन्स कम एनर्जी होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑन द अदर हैंड, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ CFAE इज पॉजिटिव। जब आपकी CFAE की वैल्यू पॉजिटिव होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी, हाई वैल्यू होगी आपकी CFAE की, तो ऐसे केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट होने के लिए। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। जब आपकी CFAE की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ज़ीरो रहेगी, तब आपका क्या होगा? जब आपकी CFAE की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ज़ीरो से ज़्यादा रहेगी, तब आपका इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? ठीक है। तो जब आपकी वैल्यू नेगेटिव है या ज़ीरो है, तब कम एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स को। जब आपकी CFAE की वैल्यू हाई है, पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट पे कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट लिखा है, we know that ligand substitution in octahedral complexes proceed either through SN1 mechanism or through SN2 mechanism। जो आपका ligand substitution हो रहा है octahedral complexes में, वो आपकी दो मैकेनिज्म उसमें फॉलो होती है। एक होता है आपका SN1 मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। दूसरा है आपका SN2 मैकेनिज्म, दैट इज एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है। In order to explain the lability and inertness of octahedral complexes by crystal field theory, we calculate the value of CFAE for the various dx ions of the complexes in both mechanism। अगर हमें बताना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल है या कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट है, काइनेटिक स्टेबिलिटी जो आपकी रहती है वो दो टाइप्स की रहती है, हमें पता है। एक होता है आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो लेबाइलिटी में क्या रहता है? जिसमें आपके लिगेंड्स का सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा। इनर्ट कॉम्प्लेक्स के रहते हैं जिसमें लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्टी से होगा। तो अगर हमें बताने कि कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या इनर्ट है,
जब हमें CFT की हेल्प से बताना है तो ऐसे केस के लिए हमें क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा वेरियस DX आयंस के लिए फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो आपके बहुत सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो आपके यहाँ पर होंगे, उनका जो DX आयंस होगा, दैट मीन्स D1, D2, D3, D4, D5, तो इन आयंस के लिए यहाँ पर हम CFAE कैलकुलेट करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ CFA इज नेगेटिव और जीरो, जब आपकी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव है या जीरो है, तो उस वक्त आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेबाइल होगा। लेबाइल होगा तो यहाँ पर फास्ट रिएक्ट करेगा, इजीली यहाँ पर सब्सिट्यूट करेगा लिगेंड्स को, जब आपकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी या जीरो रहेगी CFAE की। इफ़ द वैल्यू ऑफ CFA इज पॉजिटिव या ज़्यादा रहेगी जब जीरो से, तो आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्लो होगा रिएक्ट करने पे और वो आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो जब आपकी CFA की वैल्यू नेगेटिव और जीरो है तब कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल है। जब आपके यहाँ पर CFA की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होगा और हल्के हल्के यहाँ पर स्लोली रिएक्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी। वैल्यू CFA की जब आपकी नेगेटिव रहेगी या जीरो रहेगी, कॉम्प्लेक्स लेबाइल है। जब आपकी CFA की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो कॉम्प्लेक्स आपका स्लो होगा रिएक्ट करने पे, उसे हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर हम CFA की वैल्यू से देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट रहेगा या कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल रहेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब मैकेनिज्म हमें पता है, दो टाइप की मैकेनिज्म आपकी होती है, एक होता है आपका SN1 मैकेनिज्म और दूसरा है आपका SN2 मैकेनिज्म, जिसे हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत डील किया था इसके साथ। तो SN1 मैकेनिज्म पे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म इन द लिगेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ गिवन हाई स्पिन और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा, इट इज़ कन्वर्टेड टू स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। तो SN1 मैकेनिज्म पे, जिसमें इसे हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं, तो इसमें आपका था क्या, जो आपका कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन भी हो सकता है, लो स्पिन भी हो सकता है। हाई स्पिन में क्या होगा, हाई स्पिन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके EG में चले जाएंगे और लो स्पिन में आपके नीचे रहेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का प्रेजेंस वहाँ पर होगा। तो लो स्पिन में आपके T2G ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और हाई स्पिन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी वो EG ऑर्बिटल में यहाँ पर चले जाएंगे। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहा था स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट पे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 5 आपका जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो हम CFE वैल्यू निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, वो हम कैसे निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट माइनस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर DX आयन इन हाई स्पिन या लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी हमने देखा CFA निकालने का तरीका कि हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट का CFAC माइनस रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स का CFAC यहाँ पर फाइंड करना है, तब हमारे पास यहाँ पर CFE की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वैसे हमने आप सिमिलर करा है, हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो आपके पास स्क्वायर पिरामिडल है, इंटरमीडिएट हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल है, माइनस टाइम CFAC फॉर DX आयन इन हाई स्पिन और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जो आपके पास रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो दोनों के CFAC के बीच में डिफरेंस होगा, वहाँ से हमें CFAE की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की। रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। मैकेनिज्म जब आपकी SN1 से हो रखी है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, तो ऐसे केस में आपके पास जो प्रोमिनेंट इंटरमीडिएट जो आपको मिलता है, प्रेफरेबल इंटरमीडिएट, वो आपका स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 5, तो 6 to 5 आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो रखा है। तो जब हमें इसकी CFE वैल्यू निकालनी है तो हम इसका CFAC लेंगे माइनस टाइम इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFAC, तब हमें यहाँ पर CFAE वैल्यू मिलेगी। अब डिपेंड करेगा कि CFAE वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, ज़ीरो आ रही है या ज़ीरो से ग्रेटर आ रही है। नेगेटिव और ज़ीरो आएगी तो कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल होगा, इजीली यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन आपका आसानी से होगा। और जब आपकी जीरो से वैल्यू बड़ी होगी, पॉजिटिव में जाएगी, तब आपका क्या रहेगा, यहाँ पर इनर्ट होगा, तब आप उस समय आपका जो रिएक्शन है वो आपकी स्लो हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट आयंस के लिए यहाँ पर चेक करेंगे। पहले हम D1 के लिए चेक करेंगे आपके यहाँ पर CFE की वैल्यू क्या है, फिर हम D2 के लिए चेक करेंगे, D3 के लिए चेक करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए हम CFE वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। सेकंड देखो आता है आपका SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जिसे हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म इन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ गिवन हाई स्पिन और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, द octahedral complex may be converted into pentagonal bipyramidal intermediate
और ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। तो आपके एसोसिएटिव मैकेनिज्म पे या SN2 मैकेनिज्म पे जो आपके पास रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है। अब वो हाई स्पिन भी हो सकता है, लो स्पिन भी हो सकता है। हाई स्पिन, लो स्पिन, ये क्लियर होना चाहिए। हाई स्पिन मतलब कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है डी में, वो आपकी ईजी ऑर्बिटल में चले जा रहे हैं। और लो स्पिन मतलब कि उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके T2G ऑर्बिटल में ही यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तब उसको हम कह रहे हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन भी हो सकता है, लो स्पिन भी हो सकता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है CFT की, तो वो आप देख सकते हो, नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की प्लेलिस्ट का। तो लिखा क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म इन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ गिवन हाई स्पिन और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बी कन्वर्टेड इनटू पेंटागोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट या ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। अब जैसे ऊपर हमने बात करी थी कि आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो आपके स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली SN2 मैकेनिज्म पे भी आपका ऐसे ही होगा। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो आपका यहाँ पर या तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो सकता है, या आपका ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट, जिसे हम मोनोकैप्ड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, उसमें आपका कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन दोनों में से जो आपका प्रेफरेबल इंटरमीडिएट रहता है वो आपका यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी आपकी लेसर रहती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका करेक्शन करवाया था, तो मैंने वहाँ पर कमेंट में भी लिख भी लिया था कि आपके जो ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी लेसर रहती है। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने शायद पेंटागोनल बाइपिरामिडल कह दिया था प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट ये आपका प्रेफरेबल इंटरमीडिएट होता है SN2 मैकेनिज्म पे, क्योंकि इसकी एनर्जी आपकी कम रहती है। ठीक है, तो इसमें भी आपके ऐसे ही हो रखा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके पास रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इंटरमीडिएट जो आपको मिल रखा वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट है। इसको हम प्रीफर कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे 2 इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर हम प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 7 फॉर्म हो रखा है। 6 to 7 आपका यहाँ पर फॉर्म हो रखा है। SN1 मैकेनिज्म में क्या था, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 5 कन्वर्ट हो रहा था। स्क्वायर पिरामिडल, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहेगा। और इसमें देखो जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 टू ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट जो मोनोकैप्ड होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 रहेगा। तो जो आपकी SN2 रिएक्शन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, प्रिफरेबली प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट देन पेंटागोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट। तो जो आपकी यहाँ पर SN2 रिएक्शन है उसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, प्रिफरेबली वो आपका ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट यहाँ पर होता है, देन पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट का जो आपका एनर्जी होगी वो लेसर है, तभी वो आपका इंटरमीडिएट वहाँ पर स्टेबल होगा। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए अगर मुझे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो वही हम करेंगे जो ऊपर कर रहे थे। हम इंटरमीडिएट का CFSE देखेंगे माइनस टाइम, और उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSE देखेंगे। तो ये आपके ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट का CFSE है माइनस CFSE ऑफ DX आयन इन हाई स्पिन और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जितने भी आपके आयन्स होंगे यहाँ पर D1 D2 D3 अप टू जहाँ तक भी आपके आयन्स यहाँ पर होंगे, तो उसका यहाँ पर हम CFSE देखेंगे हर एक आयन का, माइनस टाइम CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। तो दोनों का माइनस करके हमारा CFE यहाँ पर आ जाएगा। उस हिसाब से हम बताएंगे कि अगर आपका नेगेटिव है या 0 है तो आपका लेबाइल होगा, अगर आपके पॉजिटिव है, हाई है, तो वो आपका यहाँ पर इनर्ट रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बताओगे CFT पे अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपका पूरा टॉपिक था। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक बचता है थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी में, कि आपके ये दोनों जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। तो इसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।